नमस्कार, एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। आज बात करेंगे ऐसी नींव की जो मजबूती और विश्वास से बनती है। एनडीटीवी और गैलेंट लेकर आ रहे हैं निर्माण के असली हीरो जो देश के निर्माण में अहम योगदान कर रहे हैं। इस्पात उद्योग में एक अहम नाम है गैलेंट ग्रुप का। इनके प्लांट यूपी और गुजरात में हैं। स्टील उत्पाद बनाने वाले इस समूह की प्राथमिकता है प्रतिबद्धता, नयापन और भरोसा। तो हमारे साथ हैं देश में इस्पात उद्योग के ब्रांड गैलेंट के प्रमुख मिस्टर सीपी अग्रवाल और उनके बेटे मिस्टर मयंक अग्रवाल, साथ ही हमारे वरिष्ठ एनडीटीवी प्रमुख डॉक्टर प्रणॉय रॉय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं अगर अग्रवाल जी आपसे पूछूं, आपका जो एक सफ़र शुरू हुआ 1984 में शुरू हुआ, एक बहुत लंबा सफ़र है ये। आपका जो अनुभव है वो मायने रखता है। जो पड़ाव आपने कई आगे पार करे होंगे, कैसे रहे हो? ये 4 दशकों का जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र रहा है, बाई एंड लार्ज जो आज की पीढ़ी है, आज के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उद्योग लगाना, उद्योग चलाना ये एक बहुत आसान सा काम है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे दुरूह और चैलेंजिंग काम शायद ही कोई दूसरा हो। 1984 में हमारे यहाँ फूड ग्रेन का बिजनेस हुआ करता था, जो ख़ानदानी बिजनेस था। उसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, तो मैंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ कैपिटल आप दे दीजिए, तो हम कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम करना चाहते हैं। पिताजी की सोच हमारे बहुत ब्रॉड थी। उस समय अपने ज़माने के वो ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने हैप्पली जो उनके रिसोर्सेज थे उसमें से किसी तरह से मुझे 1 लाख रुपए उपलब्ध कराया। उस 1 लाख रुपए पर बैंक लोन की 4 लाख की हमने फैसिलिटी ली और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से 1984 में एक छोटी सी तेल मिल स्थापित की। उस समय हमने जो ड्रीम किया था वो ये किया था कि अगर हमको साल में 1 लाख रुपए हम अपने इंडिविजुअली एफर्ट से कमा लेते हैं तो ये हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा। दिस वाज द बेसिक फर्स्ट ड्रीम व्हाट आई सॉ। करेक्ट। और उसको अचीव करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। How many employees did you start with? Just one. One? Just one was associate to me and some 5-6 labor class manufacturing process. And now you have? 5,000. From 1 to 5,000. 1 to 5,000. Learn something, learn. Carry on, sorry. जी। तो अब चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, आदमी स्टाफ कुछ था नहीं, तो हमको उस पीरियड में, या कह सकते हैं कि अपने कार्य के पहले दशक में ऑन एंड एवरेज 16 से 18 घंटे तक काम करना पड़ा। अच्छा, अब लेट नाइट अगर फैक्ट्री से 12 बजे 2 बजे रात में आ रहे हैं, सुबह 6 बजे जा रहे हैं, तो थोड़ा फैमिली पर भी उसका इम्पैक्ट था। तो मैसेज ने एक दिन अचानक से ये कहा कि नहीं, अगर आपको फैक्ट्री पे ही रहना है तो मैं भी वहीं रह लूँगी। हमने कहा वहाँ जगह कहाँ मेरे पास है। सिर्फ एक कमरा था जिसमें हम बैठते थे, जिसको ऑफिस कह लें, उसके आगे एक वरांडा। देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, कमरे में हम लोग रह लेंगे, ऑफिस की टेबल उठा के वरांडे में रख देते। तो विद Mayank and 2 other kids, we shifted to that office cum residence, whatever you can say. Yeah. तो but a good idea to do that. तो वहाँ जाने के बाद हमको वर्किंग आवर 24 आवर अवेलेबल हो गया। जिस समय नींद आ रही है सो लीजिए, अदरवाइज काम करिए। तो ये उद्योग खड़ा करने में जो आपने कहा इतने घंटे लगते हैं, परिश्रम, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो चाहते हैं उद्योग लगाना, लेकिन इस परिश्रम से शायद घबराते हैं। मयंक, आप कितना परिश्रम करते हैं? First, can I ask you? Did you hear 18 hours? 18 hours. Carry on. We learn from you. अच्छा, then you'll do 2 hours. जो मैंने अपने फादर से सीखा है और जो अपने आसपास देखा है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना। सो दैट इज़ वन बेसिक थिंग विच पीपल डोंट टेंड टू फॉलो वाइल दे इंस्पायर बाय सीइंग अदर्स। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। मैंने भी शुरू में 3-4 साल किया, अब तो नहीं करता हूँ 18 आवर्स अ डे। बट शुरू में 2005 में हमने गुजरात यूनिट प्लान की थी, जो हमारा उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था। देयर वाज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड वेयर इट वाज अबाउट 200-250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हमने अपना पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गुजरात कच्छ एरिया में प्लान किया था।
और मेरे को मेरे फादर ने बुला के बोला था दैट उस समय मैं कॉलेज से पास आउट ही हुआ था, तो आई हैड अ वेरी फॉर्मल मीटिंग विद हिम वेयर आई वाज टोल्ड कि अगर मुझे आगे अपनी स्टडीज़ परस्यू करनी है तो ही विल शेल्फ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि वो गुजरात शिफ्ट हों, वहाँ रहें, डेवलप करें और काम करें। ही वॉज सेटिस्फाइड और वो नहीं चाहते थे कि ये सब करना, और अगर मैं करने तैयार हूँ तो ही वॉज रेडी टू सपोर्ट मी। My God. So I encashed that opportunity. So you built the Gujarat plant, huh? Right. So I encashed that Fantastic. opportunity and I shifted to a small village called Samakhyaali in Gujarat, जहाँ पे मेरे को याद है टैप से जो पानी भी आता था वो ब्लैक वाटर आता था, गंदा, एंड वहाँ पे एक भी पक्का मकान नहीं था उस गांव में, एंड दे वर जस्ट टिन शेड्स। तो करीबन 2 साल में वहाँ पे रहा when the project was initiated, conceptualized and executed, and once it was established, फिर मैं वापस गोरखपुर शिफ्ट हुआ था करीबन 1.5 से 2 साल बाद। तो अग्रवाल सर, यूपी से गुजरात जाना क्या अंतर है? क्या हमारे राज्यों में काम करना कुछ अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आप लोग परमिशंस लेते हैं उस लिहाज से क्या आपने अंतर पाया? क्योंकि गुजरात में तो उस समय 2005 में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया के ही किसी स्टेट में काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हर चीज़ ऑटो मोड में वहाँ हो रही थी। लैंड यूज कन्वर्ट करना है, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, इन्वायरमेंट पूरा का पूरा इतना सपोर्टिव था। No bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी का तो कोई हर्डल था ही नहीं। Fantastic. वी नेवर फेस्ड एनी हर्डल फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। लोग भी वहाँ पे डेवलपमेंट फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, पिछले 17-18 साल में कुछ इन्वायरमेंट वहाँ भी बदला है समय के साथ, बट 2005 में तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही डिफरेंट रहा। Tell us a bit about living in that village, starting from scratch, some anecdotes, some lessons which others can learn. उस समय the only thought process at that time was to prove my family and to myself. Yeah. That was the only thought process because कहीं ना कहीं सबके मन में और सबके दिमाग में ये था कि once you study out, you come back, तो वो वर्क हार्डशिप फेस नहीं करना चाहता है कोई, सबको इजी प्लेटर पे मिलता है। Correct. तो एक थॉट ये होता है कि आपको बहुत कुछ बना बनाया मिला है जो आप इजीली हैंडल करके अपनी लाइफ बिता सकते हैं, एंड बट वो आपका अपना कभी नहीं होगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड कि आपने कोई परिश्रम किया और उसका आपका भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। तो सिर्फ चैलेंज ये था और थॉट सिर्फ ये था कि आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ एंड माई फैमिली। दैट वॉज द ओनली ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट and I was ready to do anything for it. Wow. And how many years were you there? I was about 2 years. 2 years setting it up. And इसमें एक और चैलेंज था, आई विल लाइक टू ऐड कि देयर वाज एन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम एक्साइज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन कच्छ रीजन, और हम लोगों ने 2005 के फरवरी में ज़मीन खरीदी, एंड द पॉलिसी वाज going to be expired in December that year itself. Oh. तो we had just 10 months. अच्छा अच्छा। तो उस 10 महीने के अंदर 200 करोड़ के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना, सारे क्लियरेंसेज लेना और उसको प्रोडक्शन में लाना, इट वाज लाइक ए डू एंड डाई सिचुएशन। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं आया तो टोटल इन्वेस्टमेंट कोलैप्स कर जाएगा, एंड दैट टू इन दैट डेजर्ट एरिया जहाँ पानी नहीं। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं कि फरवरी में जब हम लोग उस ज़मीन पे भूमि पूजन के लिए गए तो करीब 11 बजे की बात थी, तो एक पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठ के हम पूजा कर सकें। तो जो 2 जीप थी उनके साथ में एक चद्दर ऊपर बांधी हम लोगों ने, और उसके बीच में बैठ करके हमने पूजा की, शेड ले करके। तो उस तरह की जगह, रोड नहीं, रेल नहीं, बिजली नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्लान किया, and by grace of God and with hard working of Nidhi, I hope the youngsters who are doing startups listen to this. That this Absolutely, this is so very important. Yes. Absolutely, and the lessons, ना? सर मैं आपसे एक चीज़ और, आपने जिस तरह से अपने उसमें लिखा कि प्रतिबद्धता, फिर आपने नयापन लिखा है, लचीलापन, नयापन, तो वो आपने इस पूरे पड़ाव में किस तरह से आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि वो लाए नयापन कैसे, इनोवेट कैसे किया? देखिए, इनोवेशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले मैं ट्रस्ट पे आता हूँ कि लोग ट्रस्ट
क्यों करें आपके साथ। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है, ट्रस्ट बिल्डिंग का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, एवरीबॉडी नोज इट। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि साहब गैलेंट सरिया में क्यों ट्रस्ट करें लोग, या गैलेंट के बारे में क्यों ट्रस्ट करें, तो सिंपल सी बात है कि हमारी क्वालिटी जो टेक्निकल नॉर्म्स हैं उस स्टैंडर्ड को मीट आउट करती हो। दूसरी बात, जब कस्टमर हमसे डील करे तो उसको जो हमने कमिट किया है कि हम आपको ये क्वालिटी थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि देंगे, वो क्वालिटी उसको मिलनी चाहिए। और आज के ज़माने में तो इसको जान पाना बहुत आसान है, किसी भी लैब में आप टेस्ट करा लीजिए, प्रोडक्ट आपका आइडेंटिफाई होकर पता लग जाएगा क्या है। तो जब वो बार बार वो चीज़ें उसको वैसी मिलती हैं जैसी कंपनी कमिट कर रही है, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के बारे में उसका ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर आपके कमिटमेंट्स, डिलीवरी है, प्राइसिंग है, हर चीज़ के बारे में जो आप कह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो बेसिक बात ये है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उस कमिटमेंट को पूरा करने में आप कितने सीरियस हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, उससे वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं, आपके ब्रांड के बारे में लोगों का ट्रस्ट क्रिएट होता है। मैं ये समझना चाह रही थी इसलिए भी क्योंकि ग्रेन से लेकर, जैसे आपने कहा आपका पारिवारिक वो था, उसके बाद आप उद्योग में इधर आ गए, और ये जो स्टील का जो पूरा उत्पाद होता है इसके लिए आपको कोल, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया कैसे आपने अपने अंदर समाहित की? देखिए, इनिशियली क्या हुआ, 94 में जब हमने एक स्टील प्लांट लगाया गोरखपुर में छोटा सा, तो दैट वाज स्क्रैप बेस। स्क्रैप खरीदते थे, गलाते थे, बिलेट बनता था और उसको रोल करके सरिया बना देते थे। तो उस ज़माने में वे बैक इन 1996 लोगों में कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों में क्या, हम लोगों को भी क्वालिटी और इन चीज़ों के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं था। सिंपली स्क्रैप लिया, उसको मेल्ट किया, बिलेट बनाया और रोल करके सरिया बना दिया, और सरिया बिक भी जाता था, कोई पूछता भी नहीं था व्हाट द क्वालिटीज़। उस समय इतने डिटेल चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती थी। स्क्रैप लोकली आता था, लोकली सरिया बिक जाता था, तो बहुत एक छोटे प्लेटफॉर्म या छोटे डोमेन में वो सारी चीज़ें थी। उसको करते करते ये पता लगा कि स्क्रैप का सब्स्टिट्यूट नेचुरल मिनरल है, आयरन ओर से भी स्टील बनता है। फिर 2000 में मैं करीब 6 महीना उड़ीसा में रहा, वहाँ हमने समझा इन चीज़ों को। वहाँ जाने के बाद ये दिमाग में चीज़ आई 2001 में कि नो, फ्यूचर जो है इस यूनिट का नहीं है जो हम चला रहे हैं। एक दिन ये यूनिट स्क्रैप होने वाली है। वी नीड एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जहाँ आयरन ओर से ये माल बने, पावर जनरेशन हमारा खुद का हो, और जब तक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव उसमें हम नहीं आएंगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। Just one thing that really struck me about producing quality product and gaining trust. There's so many products in India where people make short-term money by thoda undercutting the quality. How do you decide I can make more money and try and get away with slightly substandard? What would you say to those people who are adulterating ये चलेगा short-term money? ये शॉर्ट-टर्म मनी, शॉर्ट-टर्म कंसेप्ट, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, ट्रांसपेरेंसी से भागना, इसमें तो कुछ ग्रोथ है ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे पास होगा जो इस रास्ते से चल के आज भी सस्टेन कर रहा हो 50 साल 100 साल बाद। इसमें तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं वैसी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तभी आपके पास फ्यूचर है। और शॉर्टकट मनी, जैसे पैसा कमाने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट भी तय करना है कि पैसा हम क्यों कमा रहे हैं। पर टेम्पटिंग है ना? टेम्पटिंग है, लेकिन टेम्पटिंग टू व्हाट एक्सटेंट, ये हमको कहीं ना कहीं एक उसकी बाउंड्री तय करनी पड़ेगी कि हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्री में हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर अकेला पैसा कमाना है तो शॉर्ट टर्म रास्ते से कुछ दिनों के लिए हम सरवाइव कर सकते हैं, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। दैट इज द पॉइंट। सर, जो स्क्रैप से स्टील बनाने की बात थी, आपने कहा कि ज्ञानवर्धन किया कि आप पहले आपने किया ये, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये बात है, चर्चा है कि क्योंकि कोयला ना लगे, ये ना लगे, तो स्क्रैप से बनाया जाए। इंटरनेशनली इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल बना सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल, बट स्क्रैप के साथ जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर रिफाइनिंग प्रोसेस होना ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मेंटेन द क्वालिटी। ये कि टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी अकॉर्डिंगली। अगर स्क्रैप से भी बनाना है बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हैज टू बी देयर।
अभी हमारे कंट्री में जो स्क्रैप से बनाने का प्रोसेस है, जनरली जैसे मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये सब वेस्टर्न बेल्ट में जितने लोग फर्नेस चलाते हैं, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अगर सिंपली स्क्रैप को मेल्ट किया और जैसे हम पहले करते थे, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल इम्पॉसिबल अनलेस यू हैव एन रिफाइनिंग प्रोसेस। फिर उसमें आप केमिकल ऐड करें और उसको आजकल सारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, लैडल रिफाइनिंग प्रोसेस, चेकिंग द क्वालिटी, फिर यू कैन मेक द क्वालिटी वट एवर यू वांट। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी जो चुनौतियां हैं उनको कुछ और समझेंगे। तो आपको बता दें कि एनडीटीवी और गैलेंट की साल भर की साझेदारी रहेगी। हमारे दर्शक निर्माण के असली हीरो से मुलाकात भी कर सकेंगे जो देश के विकास को गति देने में कार्यरत है। विश्वसनीय इस्पात किसी भी निर्माण में मजबूत नींव का कार्य करता है। ऐसे में गैलेंट का योगदान महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। उद्योग को खड़ा करने में कड़ी मेहनत लगती है, विश्वास जीतने में इस बरसों का साल लग जाता है। अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब चुनौतियों की बात करेंगे। अगर हम आज की बात करें, कोयले की मांग बहुत है बिजली के लिए, लेकिन आपके उद्योग को भी चाहिए, आपकी क्या राय बनती है उस पर? देखिए, कोल में पिछले 1.5 साल से 2 साल से बहुत ही खराब स्थिति चल रही है। पहले इंडिया में जो कोल कंजम्पशन था, पर्टिकुलरली स्टील ग्रेड का कोल था, वो मैक्सिमम इंपोर्ट ही होता था और पूरी स्टील इंडस्ट्री लगभग उसी पे डिपेंडेंट थी। और जो हमारा इंडिजिनस कोल था वो पावर जनरेशन में काम आता था। और 1.5 साल 2 साल पहले का अगर हम रफली प्राइस देखें तो इट वाज $50 पर टन। पिछले दिनों यूक्रेन वार के टाइम में हाईएस्ट ये $500 प्रति टन तक गया, 1000% का इंक्रीज। नाउ ये $300 के आसपास है, करीब 250-300, तो 5 टाइम टू 6 टाइम 600%। और ये पिछले महीनों से ये प्रिवेल कर रहा है। स्टील बनाने में 1 टन स्टील बनाने में थंब रूल अगर हम देखें तो 1 टन कोयला लगता है। तो अगर 6-7 हज़ार रुपये की जो लैंडेड कॉस्ट का कोयला था वो 22-23 हज़ार रुपये हो गया, तो इट इज हैड डायरेक्टली एडेड कॉस्ट ऑफ 15,000 पर टन टू दी मैन्युफैक्चर्ड स्टील। और 15,000 अगर कॉस्ट बढ़ती है तो डायरेक्टली वो 18,000 बढ़ती है। 20% सरकार बीच में आ जाती है उस पर लेने के लिए, 18% से जीएसटी ऐड हो जाता है उस पर। बाकी जो मटेरियल है उसमें कोई उस तरह का इंक्रीज नहीं हुआ। तो कोल है, कोल आज की तारीख का बिगेस्ट चैलेंज है स्टील इंडस्ट्री के लिए। और दाम तभी बढ़ते हैं जब शॉर्टेज होती है। तो शॉर्टेज होने से प्राइस एक सब्जेक्ट हो गया, अवेलेबिलिटी दूसरा सब्जेक्ट हो गया कि अवेलेबिलिटी की भी कमी हो गई। इस चैलेंज को हम इंडिया में मीट आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोल माइंस हैं, उनमें भी कुछ अच्छे ग्रेड का कोयला है, लेकिन अभी हमारी जो माइनिंग कैपेसिटी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो माइनिंग हो भी रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट तक नहीं हो पा रहा है, रेलवे सपोर्ट नहीं कर पा रही है हमारी डिमांड को। अब क्या है कि अगर यहाँ पे पावर प्लांट में कोयले की शॉर्टेज है, पावर के लिए, पावर भी हमारा रॉ मटेरियल है, तो अब सारा का सारा कोयला 1 सडन डे जो है गवर्नमेंट तय कर देती है कि सब टोटल रैक जो है वो 15 दिन तक 2 महीने तक सब केवल एनटीपीसी या गवर्नमेंट को ही जाएगी। तो हमारे पास तो 2 महीने का स्टॉक है नहीं, इंपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। कोयल माइंस हमको देना बंद कर देती है इवन आफ्टर हमारे पास जो है उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है सप्लाई का। बट स्टील इज एज इम्पोर्टेंट एज पावर, एज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली ये तो कहीं ना कहीं प्लान करना ही चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे घटे। अदरवाइज ये सिचुएशन आजकल जिस तरह से जो कंट्रीज एम्बिशियस हैं, कभी चाइना किसी की तरफ देख रहा है, रशिया किसी को देख रहा है, कोई कंट्री किसी के साथ लड़ रही है,
तो ये वार तो ऐसा लगता है कि ये ख़त्म होगी तो कोई ना कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो ये इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हम लोगों को जहन में लेके चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ बना रहेगा। तो इसका विकल्प यही है कि जैसे वो अपने यहाँ जितना कुछ कर सकते हैं, और फॉर्चुनेटली वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द मिनरल्स। खाली हम लोगों को स्ट्रीम लाइन करना है कि कैसे हम रेलवे की कैपेसिटी बढ़ा लें, कैसे हम अपनी माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ा लें। एंड इट्स ए गोल्डन टाइम। इस तरह का कोयला जो 3-4 हज़ार रुपये का इंडिजिनस कोयला बिकता था वो 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये टन बिक रहा है। तो गवर्नमेंट के खजाने में भी पैसे ही पैसा आ सकता है। जी। हम बाहर भेज रहे हैं, उससे बेटर है। Nidhi, what you said that we are doing this 1 year joint campaign with them, and it's a real honor for us because the way you started from 1 to 5,000 with all your ethics and your values and your quality, it is an honor. I just want to say that. Thank you so much. God bless you. मयंक, आप ही से जो जहाँ पर अग्रवाल जी कह रहे थे कि जो चुनौतियाँ हैं पिछले 2 साल, खास तौर से जो कोविड का भी दौर रहा, गैलेंट के लिए क्या क्या चुनौतियाँ थी इस उद्योग के लिए? 2 साल में इकोनॉमिकली तो काफ़ी चुनौतियां रही, हर इंडस्ट्री के लिए रही, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि गैलेंट उन चुनौतियों से बहुत ही कंफर्टेबली थ्रू हो गया, बिकॉज वी आर अ डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। हमारे अपने ऑपरेशंस हैं, हम लोगों का कोई बहुत बड़ा बैंक लोन, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से सर्वाइवल वॉज ईजी एंड वी हैव स्टिल गिवन ग्रोथ इन द लास्ट 2 years डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स ड्यू टू। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक टर्न अराउंड टाइम, ये सब हम लोगों ने इसमें काफ़ी एक्टिवली इसको एग्जीक्यूट किया। इन जनरल बात करें तो इंडिया में पिछले 2-3 सालों में कंज्यूमर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी को लेके स्टील सेक्टर में अवेयरनेस बढ़ी है, जिसका हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब कंज्यूमर्स में अवेयरनेस बढ़ रही है तो दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वो क्वालिटी मांग रहे हैं, वो आपसे क्वालिटी पूछ रहे हैं, वो मार्केट में टेस्टिंग करा के आपकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। तो इसमें एक चैलेंज, जो लोग नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए ये चैलेंजिंग है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। और जो लोग क्वालिटी और प्राइस दोनों पैरामीटर्स पे कंज्यूमर्स को डिलीवरी दे पा रहे हैं, कि जो क्वालिटी कमिट की, जो एट द बेस्ट लोएस्ट प्राइसेस अवेलेबिलिटी है अगर आपकी, तो इन सारी चीज़ों का हमें मार्केट में फ़ायदा मिल रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस का, जो पिछले 2-4 साल में One more thing, isn't the price of steel also shooting up at this time? So both sides, so you have some benefits also, but it's tough for the country because we need steel, ना, for मैक्सिमम ऑफ द पर्सन पैसा तो कोयले में चला ही जा रहा है ना। जी हाँ। अगर 20,000 रुपये टन सरिया में दाम बढ़ गया जी हाँ। तो 3,000 गवर्नमेंट ले रही है, 15,000 कोयले वाले ले रहे हैं। तो आपके लिए तो 1,500 रुपये छोड़ रहे हैं वो। और कहने को ये हो रहा है कि सरिया 50 रुपये का 80 रुपये हो गया। इस्पात उद्योग की जो संस्था है वो कह रही है कि अगले 2 सालों में जो ये स्टील उद्योग है हमारे देश में 7.2% बढ़ेगा। इसके क्या मायने, किस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे? उस पे 7.2 के उससे ज़्यादा भी हम बढ़ सकते हैं। हमारे पास स्किल और अनस्किल दोनों क्लास के लेबर है। वी हैव टेक्नोलॉजी, इसमें अब कुछ हिडन नहीं रह गई है स्टील मेकिंग में, यूनिवर्सली अवेलेबल है। हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास कोयला है, सब कुछ तो है हमारे पास। तो ग्रोथ का तो मतलब और भी ज़्यादा करने की संभावना और गुंजाइश है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी भी हम लोग तो मान ली उस लेवल पे शायद सोच नहीं पाते होंगे, लेकिन एक लेमैन की तरह हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये हमारे मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्यों प्रमोट करती है। आज अगर हम देखें तो 7,000 रुपये का पैलेट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे फॉरेन मनी ला रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारा स्पेशलाइज्ड स्टील 70 रुपये का खरीद के ला रहे हैं बाहर से, 1000 टाइम्स। तो 7,000 रुपये भेज करके जितने डॉलर हमने मंगाए उसका 10% भी अगर इंपोर्ट कर लिया तो उतने डॉलर हमने साफ कर दिए। 70,000 और 1000%। अब आप गवर्नमेंट ने अभी जल्दी ही प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया है। उसमें ये कहा है कि ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रेड के स्टील जो भी इंपोर्ट होते हैं उनमें हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत आसानी से उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा सा जो हमारे यहाँ का सेटअप है, गवर्नमेंट सेटअप थोड़ा सपोर्टिव हो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने वाला, उनको रिड्रेस करने वाली कोई व्यवस्था हो। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत पर्सनली हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम
बिग चैलेंज। रेलवे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, आज जैसे रेलवे की वो भी स्कीम है कि ओन योर ओन गुड्स ट्रेन, तो उस तरह की स्कीम को थोड़ा और लिबरल करके और उसको प्रमोट करके अगर रेलवे खुद इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है तो हम लोग जैसे इंडस्ट्री से कह सकती है, लेकिन उसके लिए अट्रैक्टिव उनको टर्म्स देने पड़ेंगे। आज अगर हम 10 रेलवे रैक खरीद के देते हैं उनको कि हमारे लिए चलाइए, तो ऑब्वियसली हम जो बैंक को दे रहे हैं उससे कुछ हमको ज़्यादा रिटर्न होगा, तो हम उस कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो दे हैव टू मेक दैट ल्यूक्रेटिव स्कीम्स, तो उनके अपने और लोकोमोटिव अरेंजमेंट लाइनें हैं। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दे कैन डू इट। They just need to listen to the industry and they should just, yeah. और उनको अपने स्टाफ को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि ये जो रैक का मूवमेंट टाइम है, पैसेंजर ट्रेन 10 घंटे में, गुड्स ट्रेन 10 दिन में, अरे वो भी तो 10 ही घंटे में उससे पहुंच सकती है। That's crazy. तो उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आज रेलवे रैक जो हमारी है, अगर वो महीने में 4 टर्न अराउंड कर रही है, हम उसको 10 करा सकते हैं, 10 करा सकते हैं। 2.5 गुना कैपेसिटी तो हम उसी से बढ़ा सकते हैं। बट आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को उनके इंटरनल सिस्टम या बहुत चीज़ों के बारे में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो हो सकता है मेरा कमेंट सुपरफिशियल हो, लेकिन नहीं आप जी डिस्कशन ना ये आप टुगेदर जमीन पे जुड़े हुए हैं, और ये जो सुझाव है अगर सरकार में कोई सुन रहे होंगे तो यही बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब आप सोचिए, अभी रेलवे ने एक सिस्टम किया है कि आपको रैक प्रायोरिटी पे चाहिए तो आप 10% 15% आप फ्रेट एक्स्ट्रा दीजिए। व्हाट इज दिस? आप अपनी ही टिकट को ब्लैक कर रहे हैं कि आपको आगे बैठना है तो आप इतने पैसे और दे दीजिए, नहीं तो पीछे की कुर्सी बैठिए। मतलब उस कुर्सी पे पता नहीं आपको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप टिकट रखते हुए भी। क्या ये सब पॉलिसी जो है, अरे आप रैक की अवेलेबिलिटी स्टेट अवे बढ़ाइए, आपको बढ़ाना ही है तो सीधे 5% भाड़ा ही बढ़ाइए, आपको नहीं सूट कर रहा है। ये जो प्रायोरिटाइज करके ये इसका कोई सेंस नहीं समझ में आया। जिस किसी ने भी इंडेंट लगाया है कि मुझे 10 रैक चाहिए, वो तो वेट कर रहा है और आपने 15% लेके किसी दूसरे को दे दिया। एक ये चुनौती है मार्केट को लेके बताइए, हमारे देश में कितना बड़ा मार्केट है और उसको आप किस तरह से देख रहे हैं वो बढ़े, क्योंकि एक तरफ ये भी आता है कि सब मंदा है, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमें स्टील की ज़रूरत होगी। देखिए, मार्केट तो क्या है, अब इंडिया की बात न करके अब तो ग्लोबल विलेज में हम लोग रह रहे हैं, तो मार्केट तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा। वी हैव सी पोर्ट्स, वी हैव एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़, तो हम लोगों को इंडिया के अपने मार्केट में भी आज इतना सारा स्टील हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड और प्रोडक्शन में गैप है, तभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर हमको इसमें जाना ही क्यों है? इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल मिनरल हमारे पास है, तो हम तो वर्ल्ड में कहीं भी उसको बेच सकते हैं ना, पूरा वर्ल्ड ओपन है। आज भी हमारा हम लोग कोई वर्ल्ड में जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें टॉप पे तो है नहीं। अच्छा, टेल मी वन थिंग, बोथ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 40 years. One thing, one decision, and it should be different decisions that you're really happy about, and one regret that I wish I had done that. I am happy, not I am too happy. About, say, one particular decision that it was a tough time, or it was a good time, you did something. नहीं, देखिए, one was of course stick to quality. Stick to quality, don't compromise. Stick to your commitment, stick to your delivery, everything matters. और सबसे बड़ी बात है ना कि ट्रांसपेरेंसी, आज के ज़माने में हर आदमी ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू कर रहा है। अब जैसे हम एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। No, sorry, one more. I think good decision was moving to the room and moving the office to the balcony. That was a great decision, yeah. Except you had to work 24 hours, not 16 hours. Sorry, carry on. तो अब जैसे क्या है, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोगों के पता नहीं और कंपनियां कैसे करती हैं, आई डोंट नो, बट हम लोगों ने 5 साल पहले ये, जैसे हमारे यहाँ प्राइस नॉन नेगोशिएबल है, Right. और हम लोगों ने ऐप क्रिएट कर दिया है। उस ऐप में सुबह हम लोग 11 बजे अपना प्राइस डाल देते हैं, एंड दैट इज वैलिड फॉर द होल डे।
एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, और उस ऐप पे ही लोगों को अपने ऑर्डर्स बुक कर देने हैं। So he taught you about apps at least. No, very good, very good. That तो अब उससे क्या होता है कि जैसे अगर आपको दिन में 2000 टन सरिया या 3000 टन बेचना है, 10 टन हम माने तो 300 लोगों को आपको इंटरेक्ट करना है, जीरो इंटरेक्शन। जिस किसी को लेना है don't some people come to you and say, give me little discount? And how do you handle that? ये 98 से मैं कर रहा हूँ। How do you handle? Has anybody come to you and said, what do you say to him? सबको मालूम है ना। अच्छा हमें आप बताइए, आप मुझे जानते हैं, आप मेरे पास आए और मैंने आपको 500 रुपए टन कम कर दिया, तो ये उसके साथ डिसऑनेस्टी है ना, जो मुझे नहीं जानता है, जो गैलेंट पे ट्रस्ट कर रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये डिफरेंस हमें क्यों क्रिएट करना है? करेक्ट, इट्स लाइक 15% गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के डोनेशन सेक्टर में जो बातें आती है, साहब हम तो मंदिर बना रहे हैं, हम तो स्कूल बना रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वहाँ पे करो और ये पैसे मुझसे लो डोनेशन के। तो you have कोई compromise? any regret that oh God, and I have no I wish I had regrets done at it? all. But one thing which I'm really happy about was working at the time of COVID. Really? अच्छा, हाँ। क्योंकि कोविड जैसी महामारी जिसको लोग कह रहे हैं, वो आप मे बी हम लोगों के लाइफ टाइम में शायद हम लोग दोबारा विटनेस ना करें। तो उस समय जिसकी आप जो हेल्प कर सकें, और वट एवर यू कैन गिव योर इनपुट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ योर टाइम। मुझे याद है कोविड में जहाँ पे कोविड में जैसे ऑल द जितने भी आपके लेबर क्लासेस हैं जो महाराष्ट्र से, राजस्थान से लोग पैदल आ रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, सो मोस्टली दे बिलोंग टू यूपी एंड बिहार। करेक्ट। सो हम लोगों ने ऑन द हाईवेज वी हैड put up the food camps, water arrangements and all that at multiple places. मैंने अपनी आंखों से देखा है कि साइकिल पे लोग जा रहे हैं, गिरे हुए हैं हाईवे पे, जिनको हमने उठा के हॉस्पिटल भेजा है। That gives you fantastic satisfaction. That 1 month where it was like a holiday to all. In fact, उस समय मैं 18 घंटे काम कर रहा था। Right. No. Lot of my relatives, lot of my people in my organization जो कोविड से सफर कर रहे थे, जब डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, nobody was available. Very bad time. तो उस समय कोविड के लिहाज से मैं आधा डॉक्टर बन चुका था, और इन आफ्टर मे बी 15 days ऑफ ऑल दिस देयर वाज अ टाइम जब मैं खुद ही दवाई और डायग्नोसिस लिख रहा था लोगों को। एंड आई एम हैप्पी टू से कि मेरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट कोविड वेव में एक भी केस फर्टेलिटी का नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग बीमार हुए, मोर देन 300 पीपल क्योर्ड, एंड आउट ऑफ विच 20, 30, 40 पीपल गॉट सीरियस, वेंट टू द स्टेज ऑफ वेंटिलेटर, एंड वी गॉट देम बैक, ट्रीटिंग देम. So that gave me a lot of satisfaction because this was once in a lifetime opportunity. और इसमें अगर आपने किसी का कुछ respond at a crisis is so important. उस समय it was the utmost priority for us over the running of the unit itself. हम लोगों को फैक्ट्री उस समय दिखती नहीं थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जैसे हम लोग के यहाँ जो स्टाफ के साथ हमारी रिलेशनशिप भी है, दे हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि अगर हम कैंपस में या इनके ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो जितना कुछ हमारे घर वाले कर सकते हैं उससे ज़्यादा कंपनी में हो जाएगा. करेक्ट. और हम लोग कभी भी उसमें मैटर ही नहीं करते हैं कि उसके ट्रीटमेंट की क्या कास्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चाहिए, उसके पीछे कितना और मैन पावर लगाना है. क्योंकि पर्सनली मेरा ये मानना है कि वो एक व्यक्ति जो मेरे यहाँ काम कर रहा है वो अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है. इफ ही इज नॉट देयर तो उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स करने वाली है. yes. ये बहुत अहम सीख है जो लोग सुनेंगे. मैं आपसे 3 सुझाव क्या देंगे आप युवा उद्योगपतियों को? युवाओं के लिए मेरा एक ही सुझाव है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. अगर आप हार्ड वर्क करने नहीं तैयार हैं तो आपका फ्यूचर का ग्रोथ नहीं हो सकता. Hard work, honesty, trust, commitment to your work and transparency, इसके बिना आप सक्सेसफुल हो पाना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है. तो अपना थॉट प्रोसेस, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपना थॉट प्रोसेस, अपना दिमाग को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा. उसके लिए अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू इट.
बिल्कुल, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में क्या प्लानिंग है और भविष्य आगे 10 साल का कैसा देख रहा है गैलेंट ग्रुप, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं अग्रवाल जी, पहले आप ही से कि गैलेंट का भविष्य अगले आगे 10 साल आप किस तरह से देखें? 5,000, 50,000। एक्चुअली जब हमने 1 लाख कमाने के बारे में सोचा था तब एक विजन देखा था। उसके बाद एक दूसरा विजन मैंने देखा कि भाई किसी तरह से कोई 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की अगर मैं इंडस्ट्री लगा लूँ और लोग मुझे करोड़पति बोल दें, अच्छा तो बस उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। भगवान से मैंने जो मांगा, हमने कहा बस तुम ये करा दो, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिएगा, इसके बियॉन्ड क्या सोचना है। और ये सारी चीज़ें 4 साल में ही पूरी हो गई, जिसको लाइफ टाइम ड्रीम मैं देख रहा था। 88 में ये सब हो गया। फिर हमने भगवान से मांगा कि साहब कुछ चीज़ें, कुछ सोशल वर्क भी हो जाए, वो भी धर्मशाला भी बन गई, जो कुछ भी हम लोगों के उस समय के मीन्स थे वो हो गए। तो उसके बाद हमने ड्रीम देखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि ईश्वर मुझसे ऐसा कुछ कराना चाहता है जिसको मैं खुद भी सोच नहीं पा रहा हूँ। यदि वो वैसा कुछ कराना चाहता है और हमारी सोच बहुत लिमिटेड है, तो हमने सोचना छोड़ दिया। जो रास्ते में अपॉर्चुनिटी आई उसको अवेल किया और उस पर आगे बढ़ गए। गुजरात में अपॉर्चुनिटी आई, हम लोगों ने गुजरात में लगाया। गुजरात के बाद उस समय मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने फिर हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोगों ने फिर वहाँ मौका दिखाई दिया। फिर गोरखपुर आके एक यूनिट उसी तरह की लगा दी। अब योगी सरकार भी फिर बहुत सारे कमिटमेंट और अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है, उनके साथ हम नेगोशिएशन में हैं और होपफुली एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग जल्दी ही जो है डिसाइड करेंगे और अनाउंस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि क्या हम किसको क्या लिमिट दें, 5,000 से 50,000 की 5,000 से 10,000 या 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़। आई डोंट थिंक इसको अब किसी बाउंड्री में बांधने का है। मेरे हिसाब से फ्यूचर का विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो टारगेट एज सच, बट एक रिस्पेक्टेबल और रीजनेबल ग्रोथ ईयर टू ईयर एज अ CEO आई एम लुकिंग एट. That is number one. That's crucial. Number two, I am looking at digitization and automation of the systems to help people in ease of doing business within the system, within the organization. जो हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, उनके वेलफेयर, उनके एस्टेब्लिशमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद एवरी पासिंग डे। ये 3 सेक्टर्स में मेरे को लगता है कि हम लोगों का विजन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए। और ये तीनों चीज, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल, अपने आप में आप सभी आए, अपनी एक चीज हमको और ऐड करना है बिफोर यू एंड, कि ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर हमारे जैसे दोनों कंपनियां हमारी लिस्टेड हैं और अगर हमारे जो शेयर ओनर्स हैं जिन्होंने पूंजी हमको दी, उनका अगर हमको सहयोग नहीं मिलता तो ये कुछ नहीं हो सकता था। तो अपमोस्ट प्रायोरिटी ये है कि जो हमारे ओनर्स हैं, एक तरह से वही हमारे ओनर हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है, करेक्ट, उनको जब तक हम ग्रोथ ईयर बाय ईयर न दें कि दे शुड फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद गैलेंट कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया, तो उस फ्रंट पे भी हम लोग 2005 से अब तक की जर्नी में उनको करीब 700-750% का रिटर्न दे चुके। तो वहाँ भी हमको पूरा सेटिस्फेक्शन है। और ये बहुत वी इन्वेस्ट या 700%। इसी नोट पर आप लोग इसी नोट पर जो आपने कहा कि सहयोग के साथ, मेहनत और निष्ठा के साथ बुलंदियों को छुआ जा सकता है। पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको बता दें कि NDTV और गैलेंट की साल भर की साझेदारी रहेगी। हमारे दर्शक निर्माण के असली
असली हीरो से मुलाकात कर सकते हैं हमारे चैनल पर, जो देश के विकास को गति देने में कार्यरत है। अपने दर्शकों से दरखास्त करते हैं कि आप भी अपने सुझाव भेजें, निर्माण के असली हीरो कौन है। नमस्कार।